चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं लिमिट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन ए रेस टू द पावर एन, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाइड है एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर ये सारे एक्चुअली अगर क्वेश्चन के टाइप अगर मैं आपको नहीं भी बताता हूँ तो भी आप क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। इवन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि इसको बताना ही, इसके बिना भी काम चल जाएगा, क्योंकि हमने ग्राफिकल कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है इसलिए। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है ना, ए रेस टू द पावर एन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए रेस टू द पावर एन। मैं यहाँ पे ए को केवल पॉजिटिव लूंगा, क्यों लेंगे अभी दिख जाएगा, आपको जीरो भी ले सकते हैं। ये जीरो हो जाएगा कब, जब ए आपका जीरो या जीरो से बड़ा है मगर एक से छोटा है। हमने पढ़ा है ना, वन माइनस रेस टू द पावर वन माइनस मतलब वन से थोड़ा सा छोटा, लाइक 0.9999 वन के बहुत ज्यादा क्लोज है, पर डॉट वन नहीं है, उसकी पावर इंफिनिटी है, जीरो होता है, तो तकरीबन जीरो प्लस होता है, जीरो की तरफ ट्रेंड करता है। तो ये तकरीबन लिखा होता है, एक्चुअली जीरो प्लस ही है ना, पर अप्रोक्सीमेशन में इसको जीरो लिखा जा सकता है। और अगर ए इक्वल टू डॉट वन है तो फिर ये भी वन होगा, और अगर ए आपका ग्रेटर देन वन हो गया तो फिर ये इन्फिनिटी पे टेंड कर जाता है ना। आई होप इतना तो पता होगा, याद है आप सब बच्चों को। अब यहाँ पे सर नेगेटिव क्यों नहीं लिया, देखिए नेगेटिव ना लेने का रीजन एक तो ये है कि सपोज मेरे पास कोई नंबर माइनस वन से थोड़ा सा छोटा है, एक्चुअली मैं माइनस टू ले मतलब नेगेटिव टू लेता हूँ, अब इसकी पावर इन्फिनिटी, अब ऑब्वियसली ये इन्फिनिटी पे तो ट्रेंड करेगा। अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी कहाँ ट्रेंड करेगा, उसका डिपेंडेंसी इस इन्फिनिटी पे हो गई। अगर ये इन्फिनिटी एक इवन नंबर है तब तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर ये ऑड है तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव को डिफाइन नहीं करते हैं यहाँ पे, ये रीजन होता है ना। सिमिलरली आप अगर माइनस वन से जीरो के बीच में, तो माइनस वन से जीरो के बीच में देखा है तो मॉड वैल्यू तो आपकी, मैं मॉड वैल्यू की बात करूँ ध्यान सुनो, माइनस वन से जीरो के बीच में ये जीरो ये माइनस वन, तो यहाँ पर कोई भी नंबर होगा तो उसकी मॉड वैल्यू, जैसे मॉड वैल्यू उसकी एक से छोटी, अब समथिंग मॉड वैल्यू हैविंग लेसर देन वन रेज टू द पावर इन्फिनिटी, ऑब्वियसली अब ये जीरो पे जाएगा। अब फिर ये आपका जो एन है उसके नेचर पर डिपेंड करेगा, है ना। तो इसके बीच का अगर कोई नंबर से मैं अल्फा लेता हूँ कोई नंबर, तो अल्फा एक नेगेटिव नंबर ही है माइनस वन से जीरो के बीच में, इसकी पावर एन, ऑब्वियसली बात ये जाएगा तो जीरो पे, मगर जीरो पे कहाँ से जाएगा, जीरो प्लस से जाएगा, जीरो माइनस से जाएगा, अगेन ये एन एन पे डिपेंड कर गया। तो उन सारी चीज़ों को जो है हम इग्नोर करके चलते हैं, इसलिए ए को जो है पॉजिटिव ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ए नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट उसके लिए फिर आपको इन्फिनिटी का नेचर एक्चुअली पता होना चाहिए, दैट इवन इन्फिनिटी इज समथिंग इवन और ऑड, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर, यस ये बात तो पता होनी चाहिए, ए रेज़ टू द पावर एन अगर ए पॉजिटिव है तो ये तीन वैल्यू में से ही एक वैल्यू होगी, एक्चुअली ये वैल्यू नहीं है ना, ये तो सिंबल होता है, बट कोई बहुत बड़ा नंबर सॉर्ट ऑफ। तो एक एग्जांपल लेते हैं, डिस्कस द पॉइंट of discontinuity of f of x given as, चलिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी है f of x की, और f of x क्या है, ये है आपका x रेस टू द पावर टू n माइनस वन अपॉन x रेस टू द पावर टू n प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, समझने समझने का फर्क है, देखिए ये n माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर स्क्वायर और इसकी पावर n प्लस वन, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसने डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू दे रखा है। अब यहाँ पर x आपको डिफाइन नहीं कर रखा है, x कहाँ से कहाँ पे, तो हमको मान कर चलना है x आप बिलोंग्स टू r, मतलब x आपके सारे नंबर हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। x को r ना लेने के पीछे इस केस में इकलौता रीजन क्या हो सकता था, भाई डिनोमिनेटर में जीरो ना आ जाए या कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना आ जाए, दोनों पॉसिबल नहीं है, x कुछ भी रख दो आप, कोई भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रही है, ठीक है ना। हाँ
एक से बड़े के लिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जरूर आ रहा है, पर वो भी अप्रोचिंग वैल्यू आप याद है यहाँ से वो भी सॉर्ट हो जाएगा, उसकी तो लिमिट निकाली जा सकती है ना। डोमेन से पॉइंट कब हटता है, जब आपके पास या तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं भाई अप्रोचिंग वैल्यू क्या होती है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर हो सकता है यहाँ पे, है ना। अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए आप केस वन क्या केस वन, कि जिसकी पावर इन्फिनिटी है उसको ए लेते हैं। ए यहाँ पर क्या है मेरे पास में, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ए इक्वल टू मेरे पास एक्स स्क्वायर हो जाए। ए का रोल जो है वो एक्स स्क्वायर प्ले करेगा, तो एक्स स्क्वायर लेसर देन वन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाए। अगर ये जीरो से और वन के बीच में है तो समथिंग लाइज बिटवीन जीरो टू वन रेस टू द पावर इन्फिनिटी ऑब्वियसली जस्ट टेंडिंग टू जीरो। तो ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, ये एक से छोटा न्यूमेरिक एक से छोटा, ये मेरे पास एक से छोटा रेस टू द पावर इन्फिनिटी, ये मेरे पास जीरो हो जाएगा। तो देखो जीरो माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो दैट इज माइनस वन। इससे फर्क क्या पड़ा, एक्स स्क्वायर आपका जीरो से लेकर के वन के बीच में है, तो एक्चुअली एक्स क्या हो सकता है आपका, एक्स आपका माइनस वन से वन हो सकता है, बिल्कुल बेसिक से। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ना ये वाला, इसका माइनस वन से लेकर के वन के बीच में जो ग्राफ आएगा वो समथिंग माइनस वन आएगा, है ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये जीरो प्लस होता है तो माइनस वन डॉट नहीं आएगा, पर अप्रोक्सीमेटली माइनस वन आएगा। केस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाए, तो एक्चुअली एक्स कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस वन हो जाएगा। देखिए अगर इसको मैं एक्स स्क्वायर नहीं लिखता ना, तो आप इसको टू एन लेकर के चलते थे यहाँ पे, है ना। तो टू एन लेकर के चलते, अब जो इन्फिनिटी है वो एक इवन नंबर हो गया आपका। तो अब इवन नंबर हो गया तो अब एक्स नेगेटिव भी डिफाइंड हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ नहीं किया, ठीक है ना। जीरो से लेके माइनस वन की, जीरो से लेके माइनस वन, समथिंग लाइज बिटवीन जीरो टू माइनस वन, समथिंग लाइज बिटवीन जीरो टू माइनस वन रेस टू द पावर इवन इन्फिनिटी ऑब्वियसली जस्ट टेंडिंग टू जीरो। या तो ऐसे कर लो या फिर मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे कर लो, दोनों से आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है ना। तो ये आपका एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और रही बात एफ ऑफ एक्स की, तो ये तो डॉट वन हो जाएगा। डॉट वन रेस टू द पावर इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर आपका वन हो गया ना, तो वन रेस टू द पावर इन्फिनिटी इज नन अदर देन वन, ठीक है। माइनस वन अपॉन वन प्लस वन, तो कितना आ जाएगा जीरो, डॉट जीरो आ गया आपका। केस थ्री, केस थ्री वन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन, तो आपका एक्स क्या हाँ हो जाएगा, एक्स आपका हो जाएगा आर माइनस वन से बड़ा हो। तो वन से बड़ा एक्स स्क्वायर कब हो सकता है, जब माइनस वन से छोटा हो जाए और वन से बड़ा हो जाए। तो माइनस वन से वन तक के बीच के नंबर सब हटा दो यहाँ से, तो देखिए माइनस वन को माइनस वन भी हटेगा, याद रखिए वन से बड़ा है तो, और वन भी हटेगा क्योंकि वन से बड़ा है, ठीक है ना। यस एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा इस केस में, अब न्यूमेरिक एक इन्फिनिटी जिसके ऊपर अप्लाई है वो न्यूमेरिकली वन से बड़ा हो गया, और न्यूमेरिकली अगर वन से बड़ा हो गया तो बेटा ये तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी प्लस, सॉरी इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी प्लस वन की फॉर्म बन रही है। वैसे तो देखकर बता नहीं सकते, वैसे मैं बताऊं, सम इन्फि अब देखिए न्यूमरेटर आपका इन्फिनिटी प्लस या माइनस कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी प्लस या माइनस कांस्टेंट हो, तो हमेशा आंसर आपका कांस्टेंट की तरफ वेरी करेगा। तो अभी यहाँ से तो नहीं बताया जा सकता एकदम से, दो तरीके, या तो आप एल हॉस्पिटल लगा दो, और एल हॉस्पिटल नहीं लगा रहे हो तो क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दो। देखो मैं एक्चुअली एल हॉस्पिटल लगाना बहुत ईजी है, वो तो बेटा मैं मान के चलता हूँ आप लोग सब लगा ही लोगे, मगर मेन जो है थोड़ा टाइम कंज्यूम ना हो जाता, तो उसके लिए बेटर पता है क्या होगा, इस ऑप्शन इस वाली फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दो। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वन माइनस वन अपॉन एक्स रेस टू द पावर टू वन, वन अपॉन वन प्लस एक्स रेस टू द पावर टू, तो एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर एन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वन अपॉन इन्फिनिटी एक्चुअली जीरो, ये वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी ये भी जीरो, तो ये आंसर कितना हो गया, वन माइनस जीरो अपॉन वन प्लस, तो आंसर आपका तकरीबन वन आ गया। न्यूमेरिकली वैसे ही नंबर वन से छोटा होगा, क्यों छोटा होगा, एक तो डिनोमिनेटर आपका वन से बड़ा हो गया, वन प्लस जीरो प्लस ही है, और वन माइनस जीरो प्लस, तो नीचे से भी वन से बड़ा नंबर है और न्यूमरेटर में भी वन से छोटा नंबर आ गया, तो वन से कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा ही छोटा होगा ये, वन माइनस के कंपैरिजन, ठीक है ना। चलिए वैसे इतना ज़्यादा डीप में तो नहीं जाता है वो,
है ना, पर फिर भी कुछ बच्चे हैं जो इतनी क्यूरोसिटी रखते हैं क्वेश्चन को लेकर, उनके लिए होगा तकरीबन ये 1 माइनस, है ना। और अप्रोक्सीमेट में बेटा बात करें तो ये 1 हो जाएगा आपका, है ना। और एक्स का डोमेन ये बता ही चुके हैं अपन। अब अगर हम इसका ग्राफ खींचो, सिंपल सा ग्राफ आएगा इसका। लो बेटा ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, और ये 0 है। अब इसका ग्राफ अगर खींचे तो सब कुछ अवेलेबल है अब तो आपकी आंखों के सामने। ठीक है, एक्स मेरा -1 से 1 तक के बीच में है, तो मेरा ग्राफ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स मेरे पास वैल्यू क्या होगी, -1। याद रखिए -1 और +1 पे आपका ये क्लोज नहीं है, तो ग्राफ यहाँ से नहीं बन पा रहा है, जगह कम पड़ गई। चलिए पेज रोटेट कर लेते हैं पेज को, ये लो, ये 1, ये है -1, 1 से लेके -1 के बीच में, 1 से लेके -1 के बीच में देखिए, जब x आपका -1 से 1 के बीच में, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 आ गया एज इट इज, लिख दीजिए। ये इधर ऐसा, ये ऐसा, सी एक्स ग्रेटर देन 1, तो आपका x कहाँ हो जाएगा, 1 से बड़ा और -1 से छोटा, उस केस में आपके पास कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तकरीबन 1। तो इसे भी बना देते हैं, y इक्वल टू 1 में ये 1, ये y इक्वल टू ये 0, -1 है, ये 0, 1, ये क्या आएगा इधर ऐसा, ये इधर, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, जब x इक्वल टू आपका +-1 है, तब आपका डॉट 0 आएगा उस केस में, यस डॉट 0 आ जाएगा। ये ग्राफ है आपका पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एंड एंडिंग टू इंफिनिटी एक्स रेस टू द पावर 2n -1 एक्स रेस टू द पावर 2n प्लस, ये कितना कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला फंक्शन है। तो ग्राफ देखो क्या आ रहा है इसका, तो point of discontinuity, there are 3 points where the graph is discontinuous. Where the graph is discontinuous, and the points are -1, 1, दो ही तो पॉइंट, -1 1, दो ही पॉइंट्स, तीन नहीं है। चेक द नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अब जो हम देखने वाले हैं, पहले इसका टाइप देख लेते हैं, टाइप क्या है, टाइप किस तरीके से डिफाइंड होता है इसका, वो देख लेते हैं। Continuity of function when f of x, continuity of function, continuity of function in which fx is defined differently, for rational and irrational number, irrational, rational number। पहले तो आपको एक्स एक्सिस पर रैशनल और इरेशनल नंबर का जो सीक्वेंस है वो आपको समझना पड़ेगा। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट द रैशनल एंड द इरेशनल नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन, रैशनल नंबर जिनको आप पी बाई क्यू के फॉर्मेट में, लाइक न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 2, तो इसको मैं 2/1 लिख सकता हूँ। याद रहे ऊपर और नीचे नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 5, तो इसको 5/5, अगर मैं लिखता हूँ 5, तो इसको भी मैं सिंपली 5/1 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि हर इंटीजर आपका जो है वो रैशनल नंबर है, यस है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ 2.9,
इसको भी लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, 29/10 लिख सकता हूँ, तो ये भी है। तो अब बात होती है कि अब इरेशनल नंबर फिर कौन सा होता होगा, तो जैसे √3 है, क्यों √3 होता है, क्योंकि इसकी मैं वैल्यू सर ये ऐसे लिख सकता हूँ ना 1.732 ये होता है, तो सर ये ऐसे लिख दो ना इसको 1000 है ना, वैसे बच्चे जानते हैं क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये इनफाइनाइट तक जाता है आगे। तो इसको अगर ऐसे भी लिखने लग गए ना तो कितने नीचे जीरो आने वाले हैं और ऊपर क्या क्या आने वाला है वो हमको पता नहीं है। सिमिलरली पाई 3.14 है ना, सॉरी पाई नहीं, पाई ठीक है 3.14 √5 रूट के अंदर सारे प्राइम नंबर आपके जो होते हैं ना वो इरेशनल नंबर में होते हैं। 5 आपका एक प्राइम नंबर होता है, 3 होता है 17 है ना, 13 होता है 19 और भी बहुत है आपका 29 है ना, ये सारे रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर है वो सब वो केवल वही नहीं होते हैं बट वो तो होते ही हैं है ना? तो चलिए आगे देखते हैं इरेशनल नंबर की। अब इनका एक्स एक्सेस पर देखते हैं इनका सीक्वेंस क्या होता है। देखो बेटा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ना नंबर लाइन अगर मैं खींचता हूँ, ये मैंने लिखा 0, ये मैंने लिखा 1, इसके बीच में 1/2 भी आएगा है ना, 3/4 भी आएगा। मैं लिख क्यों पा रहा हूँ 3/4 अगर मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया 1/2, मैं यहाँ पर जो भी नंबर मेंशन कर दूंगा ना एक्चुअली वो नंबर फॉर्म ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो वो सारे आपके रैशनल नंबर हो जाएंगे। इसके भी 0 से लेकर के 1/2 के बीच में कितने रैशनल और इरेशनल नंबर है ये किसी को नहीं पता, नहीं पता। मैं बात कर दूं आपकी 1 से लेकर 2 के बीच में, इसके बीच में √2 भी आ जाएगा, सॉरी यस √2 भी आ जाएगा, इसके बीच में √3 भी आ जाएगा। ये तो है ही सही इरेशनल दोनों, इनके बीच में भी कितना इरेशनल नंबर है ये भी नहीं पता, नहीं पता। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा दे दिया जाए कि इरेशनल नंबर पर अलग डेफिनेशन है और रैशनल नंबर पर अलग डेफिनेशन है, जैसे मैं एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने, क्योंकि आप ऑर्डर फिक्स कर ही नहीं सकते इसका। एफ ऑफ एक्स, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, यह आपका हो जाए एक्स कब, when x belongs to q, when x belongs to, ठीक है ढंग से लिखिए तो उसको, when x belongs to rational और -x when x belongs to irrational। अब देखिए मैं दोनों का ग्राफ खींच रहा हूँ आपकी आंखों के सामने, मैं इस फंक्शन का ग्राफ नहीं खींच रहा हूँ, मैं y = x और y = दोनों को एक ही कार्टेशियन में खींच रहा हूँ। प्लीज कोशिश करना इसको समझने की, है ना, ये थोड़ी अच्छी चीज है ये y = x हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा अगर मैं खींचूँ बेटा, कौन सा ये y = -x हो गया, y = -x एंड सिमिलरली y = x, और ये तो आपका कार्टेशियन है ही सही पूरा, ये आपकी x एक्सिस है और ये x। तो देखो यहाँ पे फर्क क्या, फर्क ये है, देखो मैंने लिया यहाँ 1, यहाँ मेरे पास 2, अब इसके बीच में कहाँ पर इरेशनल है कहाँ पर रैशनल है मुझे नहीं पता। तो जहां पर रैशनल होगा वहां पर तो जो पॉइंट होगा मतलब वहां पे डेफिनेशन इस ग्राफ पर आ जाएगी, तो जहां इरेशनल होगा वो यहाँ आ जाएगी। अब ये डेफिनेशन तो कंटिन्यू चेंज हो रही है, रैशनल इरेशनल रैशनल इरेशनल रैशनल रैशनल इरेशनल इरेशनल, एक्चुअली क्या सीक्वेंस है किसी को नहीं पता। तो कभी तो रैशनल हो रहा है कभी रैशनल हो रहा है, कितने रैशनल बीच में आ रहे कुछ नहीं पता। तो होगा क्या ना, ग्राफ आपका कंटिन्यूअसली कभी तो यहाँ पर पॉइंट आने लग जाएंगे कभी यहाँ पॉइंट आने लग जाएंगे। तो ग्राफ देखने में कैसा लगेगा थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की, ये y = -x कुछ ऐसा रहेगा ग्राफ आपका। सपोज कभी पॉइंट यहाँ आ गया तो उसका अगला पॉइंट हो सकता है नीचे जो इधर आ जाए y = -x लाइन पे, है ना। फिर ये ऑल्टरनेटेड पॉइंट आ जाएंगे इधर, और जहां ये पॉइंट छूट रहे हैं, जहां ये पॉइंट छूट रहे हैं, जहां इन पर पॉइंट छूट रहे हैं, है ना, जब मतलब अगर जहां पर इधर जो यहाँ पर जो वैल्यूज नहीं ले रहे, जो यहाँ पर से डेफिनेशन नहीं ले रहे वो पॉइंट फिर ऊपर से डेफिनेशन नहीं है, तो ये कुछ ऐसा है। तो ग्राफ ब्लिंक करता हुआ होगा,
हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। क्यों? एक पॉइंट रैशनल है, उसका अगला पॉइंट इररेशनल है या रैशनल हमको नहीं पता, तो हम तो ये मान करके चलते हैं कि मैं एक एवरेज भी मान के चलूं, रैशनल और इरेशनल आपके ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं। तो रैशनल आया, फिर उसके बाद इरेशनल आया, तो रैशनल से पहले भी डिसकंटिन्यूअस और रैशनल के बाद भी डिसकंटिन्यूअस। तो सच काइंड ऑफ फंक्शन हमेशा हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो। आई थिंक अब तो ओवर एम्फेसिस हो गया है ना। तो ग्राफिकली जिनको थोड़ा सा फीलिंग के साथ में क्वेश्चन जो समझते हैं ना, उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है ना। तो इतने से ही क्लियर है, इतने से ही अगर ऑन एन एवरेज लेकर के, मैंने ये नहीं कहा कि रैशनल और इरेशनल नंबर ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। एक्चुअली कैसे आते हैं मुझे क्या, किसी को भी नहीं पता। मैंने ऑन एन एवरेज लेकर के चल रहे हैं कि मान के चलो जो है वो ऑल्टरनेटेड आ रहे हैं, पर अगर ऑल्टरनेटेड भी आ रहे हैं तो हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर आप ये कहते हो कि दो इरेशनल आ रहे होंगे फिर उसके बाद इरेशनल आ रहा होगा, तो तब भी तकरीबन दो पॉइंट कंटिन्यूअस आ रहे हैं, उसके बाद फिर से डिसकंटिन्यूअस है ना। तो कुल मिलाकर के ये वाला फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस तो नहीं होता है, और हम मान के चलते तकरीबन हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है ना। तो लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन में, है ना। तो सीक्वेंस ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल numbers is quite impossible to estimate. So, when number is rational, value of f of x appears over y equal to x. Otherwise, y equal to minus x. देखिए अदरवाइज करो, एक नंबर अगर रैशनल है तो वो रैशनल नहीं होगा, और अगर एक नंबर इरेशनल नहीं है तो वो रैशनल होगा। ठीक है, तो अदरवाइज लगा सकते हैं ना। मैथमेटिक्स में बहुत छोटे छोटे, आईआईटी में बहुत छोटे छोटे शब्दों के मायनों से कई बार शब्दों से मायने बदल जाते हैं, तो यहाँ पे अदरवाइज आ सकता है। ठीक है ना, कि अगर रैशनल नहीं है तो इरेशनल ही होगा। ठीक है ना। सो ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस almost almost each and every point। ठीक है, ये तो हो गई जिनका ग्राफिकल थोड़ा सा स्ट्रांग है उनके लिए। और ऐसा नहीं है बिना ग्राफिकल के इस क्वेश्चन को नहीं किया जा सकता, किया तो जा सकता है, पर थोड़ा घूम जाएगा क्वेश्चन उसके इसमें। चलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की। उस केस में ठीक है, चलिए सेकंड मेथड इसी का ही। लिमिट x टेंडिंग टू a f of x, लिमिट x टेंडिंग टू a f of x मुझे काउंट करना है। तो सबसे पहले मैं LHL और RHL दोनों काउंट करता हूँ। ये है मेरे पास LHL, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f of x। ये मेरे पास कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a, नहीं ऐसे नहीं लिखते इसको, इसको ऐसे लिख देते हैं, h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ a माइनस h। अब इसकी बात करें तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल। अब a माइनस h, ये तो h के ऊपर डिपेंड कर गया ना, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a। चलिए मैं यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ a जो है वो इंटीजर है, यहाँ पे जगह नहीं बची, मैं बोलता हूँ a इंटीजर है। अब ये तो h के ऊपर डिपेंड कर गया ना कि h कितना छोटा है उससे बहुत, तो उसको क्या बना देता है, उसको लाइक उसको रैशनल बनाता है या इरेशनल बनाता है हमको नहीं पता। तो ये क्या क्या हो सकता है, अगर अगर
अगर a माइनस एच रैशनल है तो ये डेफिनेशन किससे लेगा, इससे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तब तो ये a माइनस ही हो जाएगा। a माइनस मतलब a माइनस एच कर दो या a माइनस कर दो, और अदरवाइज अगर नहीं है, इरेशनल है, तो फिर ये माइनस a ऑफ a माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। ये होगा या फिर ये होगा, इनमें से कुछ नहीं पता है, तो एलएचएल तो आपकी जो है वो डिफाइंड ही नहीं है ना। अभी देखिएगा आगे, यही मैं लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस निकालूं एफ ऑफ एक्स, ये है मेरे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ a प्लस h। तो अगेन फिर वही रैशनल है तो a प्लस हो जाएगा, और अगर रैशनल नहीं है तो माइनस a प्लस हो जाएगा। तो एल एच एल आपकी a माइनस से माइनस a के बीच में, मतलब ये दोनों आपके पास जो नंबर है इन दोनों नंबर के बीच में फ्लक्चुएट कर रही है, तो आपकी एल एच एल भी फ्लक्चुएटिंग है और आर एच एल भी फ्लक्चुएटिंग है। और दूसरा, लिमिट जो होता है वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, लिमिट जो होता है अप्रोचिंग वैल्यू वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए और सेम होना चाहिए। तो ना तो एल एच एल आर एच एल सेम है और ना ही फाइनाइट है, समझ में आया। तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है ना, ये उन लोगों के लिए जिनको ग्राफ से बहुत ज्यादा सरोकार नहीं रहता है, उन लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये वन माइनस एक्स, इफ एक्स जो है इज रैशनल, दूसरा इफ एक्स इज इरेशनल। ठीक है, तो फिर से वही वाली बात हो गई, मैं दोनों ग्राफ बना देता हूँ आपके सामने। y इक्वल टू एक्स को अगर बनाए, y इक्वल टू एक्स का तो भाई ये ग्राफ आ जाएगा सिंपल सा, और y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू y इक्वल टू वन माइनस एक्स बनाए तो माइनस एक्स ये रहा, और वन से अपग्रेडेड तो ये आ जाएगा, है ना, ये आपका वन और ये भी आपका वन। ठीक है ना, ठीक, माइनस एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू ये वन माइनस एक्स है, और ये इसकी बात करें तो ये y इक्वल टू एक्स है। अब ये इरेशनल पर है, सॉरी, ये डेफिनेशन एक्टिव है रैशनल के लिए, ये डेफिनेशन एक्टिव है इरेशनल के लिए। तो कुछ तो पॉइंट इस पे आएंगे, तो जो पॉइंट इस पे नहीं आएंगे फिर वो इस पे आएंगे, तो फिर से ग्राफ अगेन आपका क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया हर जगह। तो अगर मैं बोलता हूँ सच में, अगर ये इस डेफिनेशन को भी हटा देना तो भी फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। और रही बात कि सर उसकी इसमें ग्राफ कैसा आएगा, इसका ग्राफ ब्लिंक्ड आएगा। ब्लिंक्ड क्या होता है, मतलब पॉइंट जो होता है ना, आपको जो ये लाइन आपको ऐसा लगेगा, जब इसका अगर कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं ऐसे, है ना, बहुत हाई डेफिनेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वैसे, उसमें अगर ये डेफिनेशन आप डाल दोगे ना कि y इक्वल टू एक्स व्हेन x इज इरेशनल, तो आपको ग्राफ भी बना के दे देगा वो। और वो पॉइंट एक्चुअली आपको देखने में ऐसा लगेगा दूर से कि लाइन कंटिन्यूअस है, मगर जब उसको आप बड़ा करते जाएंगे, रेजोल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, तब आपको दिख जाएगा बीच में पॉइंट मिसिंग। तो उस टाइप की फंक्शन को जो दूर से देखने में तो ऐसा लगता है कि भाई, और देख कंटिन्यूअस भी नहीं लगते, वो थोड़ा ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं शायद फैन अच्छे से नहीं चला या कुछ धुंधला धुंधला सा दिखता है, तो इसको नाम देने के लिए बोला जाता है कि लाइक ब्लिंक्ड टाइप का कर्व होता है ना, मतलब सेम एक कर्व पे पॉइंट मिसिंग होते हैं, और ये पॉइंट इतने ज्यादा क्लोज होते हैं ना कि दूर से देखने पे पता भी नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। तो इफ एक्स इज इरेशनल, ठीक है, तो फंक्शन अगेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस almost each and every point। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्वेश्चन की, क्या नेक्स्ट टाइप बोलती है। कंटिन्यूटी
ऑफ कंपोजिट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, कंपोजिट फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्योंकि इसमें गलती करते हैं बच्चे बहुत, इसको इंपॉर्टेंट लगा। कहाँ गलती करते हैं अभी देखिए, इसमें थोड़ा बहुत पहले लिख देते हैं, इफ f is continuous at x equal to a and g is continuous at x equal to a, x equal to f of a, then composite function g of f of x, हम क्या बोलते हैं, gop of x is continuous at x equal to a। अब ये तो कोई भाई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए, g ने होल्ड किसको कर रखा है, f of x को। तो देखिए, ये बोल रहा है कि ए एफ तो आपका x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, तो मतलब ये तो आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ एग्जिस्ट करेगा। यही तो मतलब है ना उस चीज का। भाई मैं बोलता हूँ कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एफ ऑफ एग्जिस्ट करता है। इसमें तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब x इक्वल टू ए रखोगे तो ये g एफ ऑफ ए को होल्ड कर जाएगा। और ये बोल रहा है कि फिर g जो है वो आपका एफ ऑफ ए पे कंटिन्यूअस हो जाए, तो उसका मतलब आपका गॉफ ऑफ एक्स जो है वो x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कोई कोई भी इसमें ऐसी बात नहीं है जो नहीं समझ में आती हो। ठीक है ना। चलिए, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज का। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज का एफ ऑफ एक्स आपका है ये एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू, और जी ऑफ एक्स हम बोल देते हैं आपका मॉड ऑफ एक्स। ठीक है ना। आर कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, देन आपका जो फंक्शन है गॉफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल दिया उसने ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो। अभी तफ्तीश कर लेते हैं इस बात की। देखिए, मैं गॉफ ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ, जी एफ एक्स को होल्ड करेगा, तो पहले एफ एक्स को देखो, एक्स इक्वल टू जीरो रखो आप, और जैसे ही एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं नीचे से आपका टू आएगा, ये जीरो इंटू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है आपके पास में। तो अब मैं देखता हूँ एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो है, तो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू जीरो में रखता हूँ, तो मतलब एफ ऑफ जीरो मेरा जीरो आ रहा है, x इक्वल टू जीरो रखते ही एफ ऑफ जीरो मेरा जीरो आ रहा है। तो g मेरा जीरो पर क्या कंटिन्यूअस है क्या, तो यस ये आ गया, ये जीरो पे कंटिन्यूअस है, ये भी जीरो पे कंटिन्यूअस है, और ये भी जीरो पे कंटिन्यूअस है। क्यों जीरो पे क्यों कंटिन्यूअस है? इस इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस होने का केवल एक ही रीजन हो सकता है कि डिनोमिनेटर आपका इनफाइनाइट चला जाए, क्योंकि इसमें कुछ भी कर लो आप, आपकी एक ही फॉर्म क्रिएट हो सकती है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। नीचे भी इन्फिनिटी चला जाए, ऊपर भी इन्फिनिटी चला जाए, और वो एक्स इक्वल टू जीरो पर तो नहीं हो रहा है। एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो सिंपली जीरो आ रहा है, और जीरो के आसपास भी आपका जीरो ही रहेगा कंटिन्यूस है। ये भी जीरो के आसपास कंटिन्यूस है, ये तो होता ही है, और डिनोमिनेटर तो कहते हैं। तीनों फंक्शन जो है वो सब कंटिन्यूस है, तो ये जैसे कंटिन्यूस होगा। मॉड ऑफ एक्स तो जीरो के आसपास कंटिन्यूस होता ही है, तो इसका गॉफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी आपका कंटिन्यूस हो जाएगा, सेम इसी डेफिनेशन से। ठीक है ना। अब देखिए, ये प्रॉब्लम नहीं थी इस क्वेश्चन में, जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, एंड जी एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू। देन डिस्कस द discontinuity of f of x, g of x
एंड फॉग ऑफ एक्स। तो देख लेते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स की पूछिए। एफ ऑफ एक्स ये आपका कितना है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। ये आपका एक ही जगह डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू वन। ये केवल एक्स इक्वल टू वन पे ही डिसकंटिन्यूअस है आपका। जी एक्स की बात करते हैं, डिसकंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू टू। अब बात करते हैं फॉग ऑफ एक्स की, मतलब एफ किसको होल्ड कर रहा है, जी एक्स को। तो देखते हैं, एफ आपका जी एक्स को होल्ड कर रहा है तो करवा देते हैं इसको। तो एफ किसको होल्ड करेगा, वन अपॉन एक्स माइनस टू को। तो जब एक्स को होल्ड करता था तो एक्स को इस वैल्यू में पुट कर देता था, अब इसको होल्ड कर रहा है तो एक्स की जगह जहां पर है वहां एक्स माइनस टू रख देगा। तो क्वेश्चन मेरा वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वन, वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन। अब बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। वन माइनस एक्स माइनस टू, तो क्या निकल के आता है यहाँ से, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स, ये निकल के आ गया। अब थोड़ी देर के लिए इसको आप पॉज करो और सोचो इसको। तो अगर आप लोगों ने सोचा है तो देखो, कुछ बच्चों ने, हो सकता है कुछ बच्चों ने पकड़ लिया हो, और कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्या किया होगा कि सर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी केवल x इक्वल टू थ्री है, वो तो दिख ही रहा है, तो डिसकंटिन्यूअस है ही सही। मगर आप एक चीज पे देखिए, अगर गौर करते हैं, f किसके थ्रू वैल्यू ले रहा है, f आपका g के थ्रू वैल्यू ले रहा है। ये x, x जो वैल्यू, x की वैल्यू दी जाएगी g को, फिर g वैल्यू f को प्रोवाइड कराएगा। और आपको देखिए, ये जो इसका जो रिसीवर, ये एक्सेप्टर एंड जो है f का, ये f का एक्सेप्टर एंड है और ये f इससे रिसीव करेगा। तो ये जो इसका एक्सेप्टर है ना, ये टू तो ले ही नहीं सकता। तो यहाँ जब ये टू ले ही नहीं सकता, तो आप खुद सोचिए, जब इसका आर्ग्यूमेंट ही टू पर जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये इसका मतलब f जो है आपका वो x इक्वल टू टू एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। मगर आप यहाँ देखिए कि यहाँ से जैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि x को आप टू रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब समस्या ये कि ये कैसे हुआ, तो अब देखिए, समझ में, दोबारा बता रहा हूँ, देखिए f का जो आर्ग्यूमेंट है वो x इक्वल टू टू पे डिफाइंड नहीं है। तो जब आर्ग्यूमेंट ही x इक्वल टू टू पे डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू टू आप फंक्शन f को दे नहीं सकते आप। तो इसका मतलब f जो है वो x इक्वल टू टू नहीं ले सकता, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जिससे वो वैल्यू सक कर रहा है, वो वैल्यू, वो आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाएगा, वन अपॉइंट जीरो दे देगा, जो कुछ होता ही नहीं है। वन अपॉइंट जीरो मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड है, कुछ मतलब नहीं होता है इसका, ठीक है ना। तो x इक्वल टू टू नहीं हो सकता। मगर आपने जब पूरा सॉल्व किया तो यहाँ देखिए आपके पास क्या हो गया। ऐसा क्यों हुआ, मैथमेटिकली हम कहाँ रॉन्ग थे, तो मैं आपको बताऊँ। देखिए मैथमेटिकली हम पहले तो ये रॉन्ग थे कि आपने पहले तो गलती मैथमेटिकली यहाँ करी। क्या करा आपने, वन प्लस एक्स माइनस टू ये लिखा, और ये वन माइनस एक्स माइनस टू ये लिखा। क्या आ गया, अब ऊपर भी एक्स माइनस टू आ गया एलसीएम का, और यहाँ पर भी एक्स माइनस टू आ गया। और मैंने बताया था कि एक्स माइनस टू अगर इसको कैंसिल कर रहे हो तो आपको बोलना पड़ेगा कि अब एक्स इक्वल टू टू नहीं हो सकता। ये गलती करिए, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज का। अब इसका मतलब आपके पास फंक्शन के पॉइंट, और चलिए यहाँ तक सही तरीका ये है करने का। अब आपने चलो सही किया, अब आपने सही किया, तो एफ ऑफ, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फॉग ऑफ एक्स जो आपके पास आया, कुल मिलाकर के मान के चलिए वो ये आ गया एक्स माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स। तो एक्स इक्वल टू टू तो आपने यहाँ से जो है रिमूव कर दिया, और एक्स इक्वल टू थ्री आपको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पास दो पॉइंट आ गए। fog of x is discontinuous at x equal to 2 and 3। मगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही नहीं रहता है, वो आगे इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये कंपोजिट फंक्शन, जिसमें टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी पूछता है। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं, दो पर नहीं है डिफाइंड, हमने देख लिया। तो अब मैं देखूंगा लिमिट, ये एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास क्या आया था, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन थ्री माइनस एक्स। मैं दोनों की लिमिटिंग वैल्यू चेक करूंगा इसकी। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा एट
x इक्वल टू 2 देखूंगा तो x इक्वल टू 2 तो मैं रख ही नहीं सकता, बट 2 के आसपास तो डिफाइंड है ना, 2 के आसपास तो डिफाइंड है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 ऑफ x, जो कि मेरे पास हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। अब देखिए वैसे अगर यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये कोई भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म आपकी, आपका सिंपल ये बना गया। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे ये जो ग्राफ आप बनाओगे ना, इसका जो भी ग्राफ आप बनाओगे तो इसका क्या होगा, x इक्वल टू 2 पे ये हो जाएगा होलो सर्कल, मगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो होगी ना वो 1 की तरफ आ रही होगी, ये पॉइंट आपका 1 होगा। तो अब आप खुद देखते हैं कौन सी वाली डिसकंटिन्यूटी है, दिस इज द मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो लिख दीजिए एट x इक्वल टू 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 डोमेन में नहीं है। और या फिर अगर LHL RHL अलग से काउंट करना चाहते हो तो वैसे भी देख लीजिए, 2 प्लस RHL देख लेते हैं, और 2 प्लस देखोगे तो 2 प्लस माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर से 1 प्लस अपॉन 1 माइनस, तो आपका तकरीबन 1 प्लस ही आ गया। और 2 माइनस पे देखोगे तो 2 माइनस माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 3, ऊपर से 1 माइनस, नीचे से 1 प्लस आ गया, ये भी आपका 1 माइनस हो गया। तो 2 प्लस पे 1 प्लस है और 2 माइनस पे 1 माइनस, मतलब क्या है, इधर से इस ऊपर से अप्रोच कर रहा है, इधर से नीचे से अप्रोच कर रहा है, तो 1 पे ही मिसिंग है। तो इसको अगर मैं x इक्वल टू 1 यहाँ डिफाइन कर दूं तो ये तो मेरे पास फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया। इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 देयर देयर is missing point, पॉइंट इसको रिमूवेबल भी बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एट x इक्वल टू 3 देखने से पता है कि एट x इक्वल टू 3 पर नॉन रिमूवेबल है, x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स, आप खुद देख लीजिए 3 रखोगे 1 अपॉन 0 आ रहा है, तो 3 प्लस पे इसके लिए अगर LHL निकालूं मैं 3 प्लस लिमिट सॉरी RHL x टेंडिंग टू 3 प्लस रखूंगा 3 से थोड़ा सा, तो 3 प्लस अब माइनस 1 अपॉन 3 प्लस माइनस 1 कितना आ जाएगा 2 प्लस अपॉन 0 नहीं 3 3 माइनस एक्स, 3 माइनस 3 प्लस, ये कितना हो गया 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 से थोड़ा सा बढ़, थोड़ा सा जीरो नेगेटिव जीरो आ गया, कहाँ चला गया आपका नेगेटिव इंफिनिटी पे चला। इधर से अगर आप इसकी LHL निकालोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 3 माइनस, ये तो 2 से थोड़ा सा छोटा अपॉन 0 प्लस, ये आपका चला गया इंफिनिटी। देख लीजिए कौन सी है एट x इक्वल टू, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, और लिमिट ना एग्जिस्ट करके डिसकंटिन्यूअस होना नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एट x इक्वल टू 3 देयर इज infinite type of discontinuity, infinite type of discontinuity, ठीक है। आई थिंक इतना बहुत है, इसके आगे के सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग शीट पे देखेंगे। थैंक यू।